नहीं तो पास है। पास है इसमें बाकी पास है कि है कितने में हुए कितने के 33 फेल हो गए कितने में से आप लोग 171 थे। अच्छा नहीं यार मैं अपनी क्लास की बात कर रही हूँ तुमने तो डरा टोटल 33 फेल हुए हैं। पॉलिटिकल साइंस के कितने फेल हुए पास है। चलो तब भी 30 मतलब 33 की 33 में एडमिशन ली थी। तुम्हें मैंने कहा था समीर उस दिन कि 2 बजे मेरे को लेके आना तुम कहाँ गए हो? तो तुमने रिपोर्ट नहीं करती थी पेमेंट कहाँ लिस्ट कहाँ है ये एक तरीके से क्यों कर ली तुमने 3 4 5 6 7 है। अच्छा अपने मोबाइल नंबर पे लिखने हैं है ना यही लिख दो ऐसे सीरियल वाइज है ना ये नाम हरेक का मोबाइल नंबर लिखो है ना मोबाइल नंबर हम लोग जहाँ से हम चलने का सोच रहे हैं है ना थोड़े थोड़े ले जाएंगे बारी बारी क्योंकि फाइनल ईयर के भी होंगे कुछ फर्स्ट ईयर के भी होंगे तो जैसे फिर अगला सेक्शन होगा तो अगली बार देखेंगे अगली साल देखेंगे वैसे करके ना कि आपके पास मौका है अगले साल सब तो नहीं ले जा सकते ना कुछ एक जैसे जो इंटरेस्टेड थे जैसे मैंने कहा फिर थोड़े फाइनल ईयर के थोड़े फर्स्ट ईयर के बाकी अगले साल या अगले सेक्शन ले सकते है ना अगर लगता है कि और है थोड़ी बहुत स्पेस है तो फिर मैं और देगी मांग लूँगी। कितने बच्चों के लिए कितने हैं 2-3 और लिखवा लो कर लो है ना तो नहीं तो लिखवा देना अपना आधार नंबर भी लिखा देना और उसकी फोटो कॉपी भी ले आना। आज हम करेंगे पार्लियामेंट्री सिस्टम संसदीय शासन प्रणाली। आज का टॉपिक है संसदीय शासन प्रणाली पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट या पार्लियामेंट्री सिस्टम। संसदीय शासन प्रणाली पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट या पार्लियामेंट्री सिस्टम। और ऐसा है कि उस दिन जाना होगा आप लोगों को खुद आना है खुद वहाँ भी आना है खुद वापस भी आना पड़ेगा ना तो रिस्पॉन्सिबल जी ऐसे नहीं कि इधर उधर घूमते रह गए घूमना कहीं नहीं है ना जिम्मेवारी होती है ये ले जाना और वापस आना। पार्लियामेंट्री सिस्टम संसदीय शासन प्रणाली पढ़ा है आपने संसदीय शासन प्रणाली के बारे में पढ़ा तो होगा फर्स्ट ईयर में पढ़ा था नेचर ऑफ इंडियन स्टेट में पढ़ा होगा है ना क्या होती है संसदीय शासन प्रणाली। हाँ जिसमें कार्यपालिका और विधानपालिका में घनिष्ठ संबंध होता है कैसे होता है अपने कार्य एक दूसरे के प्रति उत्तरदायी अपने कार्य नहीं एक दूसरे के प्रति नहीं होते हैं कार्यपालिका विधानपालिका के प्रति उत्तरदायी। कार्यपालिका का मतलब मंत्रिमंडल मंत्रिपरिषद वास्तविक और नाममात्र शासन। कार्यपालिका जो विधानपालिका कानून बनाती है उन पर तो कार्य करती है। कि कार्यपालिका में कौन कौन शामिल होता है जो मंत्रिमंडल और मंत्रिपरिषद के सदस्य होते हैं जिनको प्रधानमंत्री चुनाव करता है मंत्रिमंडल प्रधानमंत्री और उसका मंत्रिमंडल है ना और कार्यपालिका में और बस यही हाँ नाममात्र होते हैं इसके 2 रूप होते हैं वास्तविक कार्यपालिका और नाममात्र। हाँ जो वास्तविक होता है उसके अंतर्गत 2 आते हैं हमारे वास्तविक के मंत्रिमंडल अंतर्गत कौन आते हैं प्रधानमंत्री और प्राइम उसके- मिनिस्टर एंड हिज कैबिनेट और नाममात्र के अंतर्गत हमारे राष्ट्रपति आते हैं। राष्ट्रपति आते हैं। हाँ ठीक है वेरी गुड। क्या होती है पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट पता है आप लोगों को संसदीय शासन प्रणाली तो आप लिखेंगे
संबंधों के आधार पर अनेक प्रकार के सरकार के रूप हैं, उसमें से एक है संसदीय शासन प्रणाली। तो जब कार्यपालिका और विधान पालिका में घनिष्ठ संबंध होता है, सबसे पहले तो ये समझने की जरूरत है कार्यपालिका और विधान पालिका क्या होती है, संबंध तो बाद में आते हैं। विधान पालिका का मतलब हुआ बेटे संसद। संसद को हम क्या कहते हैं, विधान पालिका भी कह देते हैं। संसद के हैं दो सदन, लोकसभा और राज्यसभा। तो मेनली हम लोअर जो हाउस है वही पावरफुल होता है, लोकसभा, उसी को मान के चलते हैं, ठीक है। अब कार्यपालिका की बात आई। कार्यपालिका होती है दो प्रकार की, जैसे समीर ने कहा, एक होती है नॉमिनल, एक होती है रियल। नॉमिनल नाम से पता लगा है, नाम मात्र की, और रियल, रियल जो सच है, जो वास्तव में है ना, उसको कहते हैं वास्तविक। रियल एग्जीक्यूटिव और नॉमिनल एग्जीक्यूटिव, ठीक है। कार्यपालिका कितने प्रकार की, दो प्रकार की, रियल एग्जीक्यूटिव और नॉमिनल एग्जीक्यूटिव। रियल एग्जीक्यूटिव में आता है प्रधानमंत्री और उनका मंत्रिमंडल, और नॉमिनल एग्जीक्यूटिव कहते हैं हम हमारे राष्ट्रपति को। अब हमारे संविधान के अनुच्छेद 74 में ये कहा गया है कि राष्ट्रपति की सलाह के लिए एक मंत्रिमंडल की व्यवस्था की जाएगी, और राष्ट्रपति अपने सभी काम जो है वो मंत्रिमंडल की या मंत्रिपरिषद की सिफारिश से करेंगे। क्या कहा कि एक क्या होगा, एक मंत्रिमंडल जो है, मंत्रिपरिषद जो है वो राष्ट्रपति की सलाह के लिए बनाई जाएगी, और उपराष्ट्रपति को सलाह देगी, और राष्ट्रपति उसी की सलाह के अनुसार काम करेगा। और वो जो मंत्रिपरिषद बनाएगी वो है रियल एग्जीक्यूटिव, वास्तविक कार्यपालिका, जिसका हेड कौन होता है, प्रधानमंत्री। आई बात समझ में, कार्यपालिका और विधान पालिका। विधान पालिका का मतलब संसद, कार्यपालिका का मतलब दो प्रकार की, रियल एक नॉमिनल। क्लियर। अब मैंने पहली लाइन क्या कही थी कि पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट किसे कहते हैं, जहां कार्यपालिका और विधान पालिका के बीच में संबंध होता है। आ रही है समझ में बात की है, ब्लैक बोर्ड में बताओ, आ रही है ना। जिसको नहीं आ रही है खड़ा होके पूछ सकता है। एग्जीक्यूटिव और लेजिस्लेचर, इसका मतलब मैंने क्या कह दिया, क्या है, विधान पालिका, हिंदी में इसको क्या कहते हैं, विधान पालिका, इसको हिंदी में क्या कहते हैं, कार्यपालिका। विधान पालिका का मतलब संसद, है ना। और कार्यपालिका दो बताई मैंने, एक रियल और एक नॉमिनल। एक रियल है और एक नॉमिनल, है ना। रियल में आता है प्राइम मिनिस्टर, पीएम लिख दिया मैंने, एंड हिज कैबिनेट, ठीक है। और नॉमिनल में प्रेसिडेंट, ठीक है। और संविधान में क्या कहा गया है, आर्टिकल 74 में राष्ट्रपति की सलाह के लिए मंत्रिपरिषद का गठन किया गया है, जिसका गठन किया गया है ना, राष्ट्रपति की सलाह के लिए किसका गठन किया गया है, इनका, एक प्रकार से आप इसको बोल सकते हो, इसका, है ना, जिसमें इसका हेड प्राइम मिनिस्टर हुआ। तो मतलब राष्ट्रपति क्या है, हमारा नाम मात्र का मुखिया है। राज्य के सभी काम, राज्य का सबसे पहला जो नागरिक है हमारा वो राष्ट्रपति है, सर्वोच्च पद भी हमारा राष्ट्रपति है, राज्य का शासन भी राष्ट्रपति के नाम पर चलाया जाता है। लेकिन राष्ट्रपति जो काम करता है वो किसकी सलाह से करता है, इनकी सलाह से करता है। तो एक्चुअल में देश को कौन चला रहा है, प्रधानमंत्री और उसका कैबिनेट, ठीक है। अब मैंने कहा कि पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट क्या होती है, संसदीय शासन प्रणाली, जहां इनमें और इनमें क्या होता है, घनिष्ठ संबंध होता है। अब अभी फिलहाल आप राष्ट्रपति को भूल जाओ, ठीक है। घनिष्ठ संबंध कैसे हुआ इसमें और इसमें। अब जो प्रधानमंत्री है और उसके जो मंत्री हैं, कैबिनेट में मंत्री होंगे ना, वो इसका सदस्य बनने से पहले, एग्जीक्यूटिव का सदस्य बनने से पहले वो इसके सदस्य हैं। चुनाव उन्होंने जीता, लोकसभा या राज्यसभा का सदस्य, तो लोकसभा और राज्यसभा क्या है, संसद में कौन कौन आता है, लोकसभा और राज्यसभा प्लस राज्यसभा, ठीक है। लाइन कही जिसमें कार्यपालिका और विधान पालिका के बीच में संबंध होता है। तो संबंध इस तरह से हुआ कि भाई ये क्या है, पहले इसके रिश्तेदार हैं, या आप ये कह सकते हैं कि इसका सदस्य बनने से पहले वो इसके सदस्य हैं। पहले वो क्या बनेंगे, संसद के सदस्य बनेंगे, लोकसभा या राज्यसभा के सदस्य बनेंगे, चुनाव जीत के आएंगे। फिर उसके बाद चुने हुए सदस्यों में से ही
पार्टी का नेता, मेजॉरिटी पार्टी का लीडर क्या बन जाएगा? प्रधानमंत्री। और प्रधानमंत्री क्या करेगा? इन्हीं में से ही अपनी पार्टी के पसंदीदा उम्मीदवारों को अपनी कैबिनेट में शामिल कर लेगा। तो हुआ ना रिलेशन, है ना, कि वो प्रधानमंत्री और उसके जो मंत्री हैं वो कार्यपालिका का सदस्य बनने से पहले विधानपालिका के सदस्य होते हैं। तो ये इनमें क्या आ गया? संबंध आ गया। जबकि जब आप प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट पढ़ेंगे ना, तो इनका और उसमें एक ही लाइन डिफरेंट है इन दोनों में मेनली। यहाँ कार्यपालिका और विधानपालिका में संबंध है, अध्यक्षात्मक सरकार में कार्यपालिका और विधानपालिका के बीच में कोई संबंध नहीं होता। वहाँ जो मंत्री होते हैं वो पहले उसके सदस्य नहीं होते, कोई भी किसी भी व्यक्ति को वहाँ पर मंत्री बना दिया जाता है। लेकिन संसदीय शासन प्रणाली में कार्यपालिका का सदस्य बनने से पहले विधानपालिका का सदस्य बनना जरूरी है। इन केस कोई व्यक्ति, प्रधानमंत्री किसी व्यक्ति को मंत्री बना नहीं सकते हैं बिना इसका सदस्य रहते हुए, लेकिन 6 महीने के अंदर उसको क्या करना पड़ेगा? इसकी सदस्यता लेनी ही पड़नी है। आएगा समझ में? तो मतलब पहले इसका सदस्य बनना पड़ेगा, फिर इसका सदस्य बनेगा। तो वो है पार्लियामेंट फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, जहां पर विधानपालिका और कार्यपालिका के बीच में संबंध होता है ना। और अगर ये एक दूसरे से स्वतंत्र हो तो कौन सी सरकार होगी? अध्यक्षात्मक सरकार। इसके अलावा और संसदीय शासन प्रणाली की डेफिनेशन क्या है? जिसमें कार्यपालिका अपने समस्त कार्यों के लिए विधानपालिका के प्रति उत्तरदायी होती है और तब तक अपने पद पर बनी रहती है जब तक इसको संसद का विश्वास प्राप्त होता है। जिस समय कार्यपालिका संसद का विश्वास खो बैठती है उसी समय इसको त्याग पत्र भी देना पड़ता है। अब जो ये है ना लोकसभा और राज्यसभा, मतलब जो संसद है, इसमें सिर्फ प्रधानमंत्री और उसके मंत्री वाली पार्टी के लोग थोड़े ना होंगे, और भी तो होंगे, ऑपोजिशन पार्टी के लोग भी तो होंगे, है ना। इन केस मान लो कि अगर ये जो संसद है ये क्या कर ले, इनके खिलाफ नो कॉन्फिडेंस मोशन ले आए, किसी भी मंत्री के खिलाफ ले आए, है ना, तो फिर क्या करना पड़ता है? समूची मंत्रिपरिषद को अपने पद से इस्तीफा देना पड़ता है। आ रही बात समझ में? नो कॉन्फिडेंस मोशन, तो ये किसके प्रति रिस्पॉन्सिबल होते हैं? उत्तरदायी होते हैं इनके प्रति, संसद के प्रति, क्योंकि संसद के पास पावर, क्या पावर है? इनको इनके पद से हटाने की, अविश्वास प्रस्ताव ला करके। तो इसलिए क्या कर सकते हैं? अपनी मनमर्जी नहीं कर सकते हैं। इसको संसदीय सरकार को रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट भी कहते हैं, उत्तरदायी सरकार भी इसको कहा जाता है। उत्तर देते हैं ये देते हैं उत्तर। मेन जो बॉडी है ना पार्लियामेंट्री सिस्टम में वो ये है, मेन जो फंक्शन कार्य करने वाले हैं, पावरफुल जो है वो ये है। ये इतना पावरफुल नहीं है, होते ये भी है, प्रेसिडेंट भी होता है, लेकिन मैं पावरफुल की बात कर रही हूँ। पावरफुल कौन है? प्रधानमंत्री और उसका मंत्रिमंडल। और ये अब मैं कह रही हूँ इतने भी पावरफुल नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि इसके पास क्या है? इनको रोकने की शक्ति है। कैसी शक्ति? नो कॉन्फिडेंस मोशन, अविश्वास प्रस्ताव। जिस समय प्रधानमंत्री या उसकी पार्टी या उसके मंत्री जो हैं उनकी पार्टी जो है वो संसद में क्या कर दे, मेजॉरिटी खो दे, बहुमत खो दे, तो भी उनको अपने पद से, मतलब एक प्रकार से सरकार गिर जाएगी। तो इनको क्या करना पड़ता है? इनको भी विश्वास में लेना पड़ता है। इनमें कौन आएंगे? अपनी पार्टी के नेता भी आएंगे, लोग भी आएंगे और दूसरी पार्टी के भी आएंगे। लगी बात समझ में? क्या कहते हैं इसमें बता दूं, संसदीय शासन प्रणाली को शासन प्रणाली कहा जाता है जिसमें कार्यपालिका और विधानपालिका के बीच में गहरा संबंध होता है। कार्यपालिका अपने समस्त कार्यों के लिए विधानपालिका के प्रति उत्तरदायी होती है, इसलिए इसको उत्तरदायी सरकार भी कहते हैं, रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट भी कहते हैं। और इसमें सरकार तब तक अपने पद पर बनी रहती है जब तक कि उसको संसद में विश्वास मत हासिल है। बस इतनी सी सिंपल सी बात है। बस ये समझ में आना चाहिए कार्यपालिका क्या है और विधानपालिका क्या है। और प्रेसिडेंट, अगला टॉपिक हमारा प्रेसिडेंशियल का ही होगा, वो बिल्कुल इसके ऑपोजिट होगा, कोई संबंध नहीं होगा। ये इंडिपेंडेंट होते हैं, ये एग्जीक्यूटिव। और वहाँ पे ये रियल और नॉमिनल भी नहीं होती, वहाँ पे एक ही होती है, सिर्फ रियल। जैसे अमेरिका में है प्रेसिडेंट, वही रियल है, वहाँ ये कंसेप्ट नहीं होगा। रियल और नॉमिनल का कंसेप्ट है पार्लियामेंट्री सिस्टम में। प्रेसिडेंशियल में कार्यपालिका होती है, एक ही होती है, वो रियल होती है ना, और वही क्या करती है? उत्तरदायी भी नहीं होती है। क्यों? क्योंकि वो इसका सदस्य नहीं होते हैं, विधानपालिका का सदस्य। तो ये चलो मैं आपको बात बताऊंगी कि आप क्या याद रखो, संसदीय सरकार समझ में आ गई, कार्यपालिका समझ में आ गया, आ गया। फिर है इसकी, अच्छा ये कहाँ है संसदीय शासन प्रणाली? सबसे पहले इसको इंग्लैंड ने अपनाया था, उसके बाद कनाडा, जापान और भारत में भी संसदीय शासन प्रणाली को अपनाया गया है।
भारत में भी है ये कि नहीं है? रियल एग्जीक्यूटिव, नॉमिनल एग्जीक्यूटिव है कि नहीं है? राष्ट्रपति प्रधानमंत्री है कि नहीं है? है ना? तो मतलब भारत में पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है। अब लिखो इसके फीचर्स भी इसी में से ही लिखेंगे। सबसे पहले है हेड ऑफ द स्टेट इज नॉमिनल एग्जीक्यूटिव, राज्य का अध्यक्ष नाम मात्र का सत्ताधारी। हेड ऑफ द स्टेट इज नॉमिनल एग्जीक्यूटिव, हेड ऑफ द स्टेट इज नॉमिनल एग्जीक्यूटिव, राज्य का अध्यक्ष नाम मात्र का सत्ताधारी। अब आप मुझे बताओ राज्य का अध्यक्ष कौन होगा भारत में? राष्ट्रपति। हेडिंग क्या लिखाई? नाम मात्र का, नाम मात्र है, लेकिन वो है ना है एक ही बराबर है, क्योंकि वो ज्यादा पावरफुल नहीं है ना। सैद्धांतिक तौर पर तो जो सारी शक्तियां हैं वो किसको दी गई? राष्ट्रपति को। राष्ट्रपति को। नाम भी शासन भी किसके नाम पर चलाया जाता है? राष्ट्रपति के नाम पर चलाया जाता है। साइन भी लास्ट में किसके होते हैं? राष्ट्रपति के होते हैं। लेकिन राष्ट्रपति अपनी मर्जी से कुछ भी नहीं कर सकते हैं, उनको मंत्रिपरिषद की जो है वो सलाह लेनी ही पड़ेगी। तो वो नाम मात्र के हुए, है ना। मतलब आपसे अगर मैं राय को हाँ करो चाहे ना करो, तब भी डिसीजन क्या होगा? इम्प्लीमेंट होगा ही होगा। तो मतलब आपका होना या ना होना एक प्रकार से कोई मायने नहीं रखता। ठीक वैसे ही राष्ट्रपति का भी। उसके बाद को कैबिनेट इज द रियल एग्जीक्यूटिव। तो आप ऐसे डायग्राम बना करके भी पेपर में दिखाओगे तो ज्यादा अच्छा इंप्रेशन पड़ेगा, है ना। तो ऐसे बनाना है आपने, और अच्छे से भी बन सकता है। कैबिनेट इज द रियल एग्जीक्यूटिव, मंत्रिमंडल वास्तविक कार्यपालिका होती है। है ना। तो राज्य का अध्यक्ष अर्थात राष्ट्रपति के लिए मंत्रिमंडल की सलाह मानना अनिवार्य होता है ना। राष्ट्रपति क्या करते हैं? मंत्रिमंडल की सलाह के अनुसार ही सारे काम करते हैं। अब लिखो क्लोज रिलेशन बिटवीन एग्जीक्यूटिव एंड लेजिस्लेचर, कार्यपालिका और विधानपालिका में घनिष्ठ संबंध। मीनिंग से ही निकलती है प्रैक्टिस। क्लोज रिलेशन बिटवीन एग्जीक्यूटिव एंड लेजिस्लेचर, कार्यपालिका और व्यवस्थापिका भी कहते हैं इसको, विधानपालिका भी कहते हैं, घनिष्ठ संबंध। तो संसदीय शासन प्रणाली में कार्यपालिका और विधानपालिका में घनिष्ठ संबंध होता है। मंत्रिमंडल वास्तविक कार्यपालिका होती है, रियल एग्जीक्यूटिव होती है, और मंत्रिमंडल के जो सदस्य होते हैं अर्थात जो मंत्री होते हैं, कैसे संबंध होता है विधानपालिका के साथ? सबसे पहले तो उसका सदस्य होंगे। दूसरा, वो क्या करते हैं? संसद में बिल पेश करते हैं, है ना। उन बिलों के ऊपर क्या होती है? चर्चा होती है ना। और उन डिमांड्स को क्या किया जाता है? पूरा किया जाता है संसद में। मंत्री कोई भी बिल लेकर के आएगा ना, संसद में पेश होगा, है ना। आपको भी पता है एक बिल जब लाया जाता है, साधारण बिल जो होगा वो लोकसभा या राज्यसभा में कहीं भी पेश किया जा सकता है। एक सदन से पारित होने के बाद दूसरे में जाएगा, फिर दूसरे के बाद राष्ट्रपति के पास जाएगा। तो जब दो सदन आ रहे हैं तो मतलब संसद है, व्यवस्थापिका है, विधानपालिका है, उसका रोल भी आ रहा है। तो संबंध हुआ, कौन लेकर के आ रहा है? मंत्री लेकर के आ रहा है। कहाँ लेकर के आ रहा है? व्यवस्थापिका में लेकर के आ रहा है। रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द कैबिनेट, मंत्रिमंडल का उत्तरदायित्व। रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द कैबिनेट, मंत्रिमंडल का उत्तरदायित्व। तो कार्यपालिका अपने सभी कार्यों के लिए विधानपालिका या व्यवस्थापिका या लेजिस्लेचर के प्रति उत्तरदायी होती है। कैसे उत्तरदायी होती है? जब सेशन चल रहा होता है तब ये जो संसद के सदस्य हैं ना, जो अपोजिशन पार्टी के लोग होंगे, वो क्या करेंगे? मंत्रियों से उनके विभागों के बारे में प्रश्न पूछते हैं, है ना। आपने पढ़ा होगा क्वेश्चन आर, 0R क्या होता है? क्वेश्चन आर में क्या किया जाता है? मंत्रियों से प्रश्न पूछे जाते हैं, कॉल अटेंशन मोशन लाया जाता है, ध्यानाकर्षण प्रस्ताव, किसी इंपॉर्टेंट टॉपिक के ऊपर संसद का ध्यान जो है वो आकर्षित किया जाता है। तो ये सारी प्रश्न पूछा जाता है। जैसे मैंने कहा किसी मंत्री को कोई विभाग दिया गया है, वो जिस विभाग का मंत्री है, तो उस विभाग से रिलेटेड क्वेश्चन जो है वो अपोजिशन पार्टी के लोग उनसे पूछते हैं कि आप बताओ आपने क्या किया, क्या है, क्या नहीं है। क्वेश्चनिंग होती है वहाँ पे, और उन मंत्रियों को जवाब देना पड़ता है। जब मंत्री जवाब नहीं दे पाते, सेटिस्फाई नहीं कर पाते, तो फिर प्रधानमंत्री को या मुख्यमंत्री को जो है वो जवाब देना पड़ता है। तो जवाब जहाँ पे देना पड़ेगा वहाँ पे क्या आ जाएगी? जिम्मेवारी, रिस्पॉन्सिबिलिटी। तो ये अपनी मनमानी नहीं कर सकते। कौन? कार्यपालिका के सदस्य। कौन सी कार्यपालिका? वास्तविक कार्यपालिका। उनको अपने किए हुए कामों का उत्तर संसद में देना पड़ता है। क्यों? क्योंकि वहां पर उनसे प्रश्न पूछा जाता है। उसके बाद कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी, उत्तरदायित्व कैसा होता है? सामूहिक। कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी, उत्तरदायित्व सामूहिक होता है।
इकाई के रूप में कार्य करता है, मतलब एक यूनिट के रूप में काम करता है। किसी भी एक मंत्री के खिलाफ, अगर तो सबके खिलाफ हो गया तब भी है, लेकिन अगर किसी एक मंत्री के खिलाफ भी अविश्वास प्रस्ताव पारित हो जाता है तो समूची मंत्रिमंडल को अपने पद से इस्तीफा देना पड़ता है। और निंदा प्रस्ताव जो होता है वो अगर किसी एक मंत्री के खिलाफ लाया जाए तब सारी मंत्रिमंडल को जो है अपने पद से इस्तीफा नहीं देना पड़ता, लेकिन नो कॉन्फिडेंस मोशन में फिर सबको ही अपने पद से इस्तीफा देना होता है। फिर लिखो टेन्योर ऑफ द कैबिनेट इज नॉट फिक्स्ड, मंत्रिमंडल का अनिश्चित कार्यकाल। टेन्योर ऑफ द कैबिनेट इज नॉट फिक्स्ड, मंत्रिमंडल का अनिश्चित कार्यकाल। तो मंत्रिमंडल की अवधि भी निश्चित नहीं होती है। मंत्रिमंडल तब तक अपने पद पर बना रहता है जब तक कि उसको संसद में विश्वास हासिल है ना। विश्वास हासिल नहीं हो पाया, अविश्वास प्रस्ताव पारित हो गया तो फिर उनको अपने पद से तब भी इस्तीफा देना पड़ेगा। तो मतलब कार्यकाल कैसा है? अनिश्चित है, कभी भी जो है वो हटाया जा सकता है। पॉलिटिकल होमोजेनिटी ऑफ द कैबिनेट, मंत्रिमंडल की राजनीतिक एकरूपता। पॉलिटिकल होमोजेनिटी ऑफ द कैबिनेट, मंत्रिमंडल की राजनीतिक एकरूपता। संसदीय सरकार की एक विशेषता है कि इसमें जो मंत्रिमंडल के सदस्य होते हैं, राजनीतिक एकरूपता का मतलब हुआ एक ही पार्टी से संबंधित, है ना। तो जो मंत्रिमंडल के सदस्य होते हैं वो क्या वो अलग अलग पार्टी से लिए जाते हैं या एक ही राजनीतिक दल से संबंधित होते हैं? प्रधानमंत्री अपने मंत्रिमंडल में किन किन व्यक्तियों को शामिल करता है? ऑपोजिशन पार्टी के लोगों को भी शामिल करता है? नहीं, वो क्यों करेगा शामिल अपने? जब मैं अपनी कोई बनाऊंगी, ग्रुप बनाऊंगी तो उसमें मैं क्या करूंगी? अपने चहेते लोगों को रखूंगी कि जो मेरा विरोध करते हैं, मुझे क्रिटिसाइज करते हैं उनको रखूंगी, अपने दुश्मनों को रखूंगी? नहीं, जो मेरे क्या है हितकर है ना, उन्हीं को रखूंगी। तो पॉलिटिकल होमोजेनिटी का मतलब हुआ कि मंत्रिमंडल के जो सदस्य होते हैं वो एक ही पार्टी से संबंधित होते हैं। मंत्रिमंडल का निर्माण कौन करता है? प्रधानमंत्री। वो क्यों करेगा ऐसा कि दूसरे पार्टी के लोगों को शामिल करेगा? वो तो उसका विरोध करेंगे, वो कोई भी डिसीजन ले लेगा वो तो विरोध ही करेंगे, कभी उसका सपोर्ट नहीं करेंगे। सपोर्टर की जरूरत चाहिए, सपोर्टर चाहिए होते हैं, ना कि विरोधी चाहिए। तो राजनीतिक एकरूपता का मतलब हुआ कि मंत्रिमंडल के सदस्य एक ही राजनीतिक दल से संबंधित होते हैं। अगर वो एक ही राजनीतिक दल से संबंधित ना हो तो फिर जो कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी जो मैंने भी लिखा है आपको, सामूहिक उत्तरदायित्व विकसित नहीं होगा, क्योंकि उनको पता है कि हमारी पार्टी है, हमारे लीडर है, जो काम करेंगे ठीक है, वो उसके फेवर में ही बोलेंगे। अगर आपने क्या करना है, अपने विरोधियों को भी शामिल कर लिया और बेशक आप सही डिसीजन लोगे और तब भी क्या करेंगे? आपका विरोध करेंगे, आपको हमेशा नीचे गिराने की कोशिश करेंगे, हमेशा ये कोशिश करेंगे कि ये पद से हट जाएं और हमारी पार्टी की सरकार बने रहे। तो ऐसी दुश्मनी कौन मोल लेता है? लेगा कोई नहीं लेगा। तो राजनीतिक एकरूपता का मतलब हुआ कि मंत्रिमंडल के सदस्य एक ही राजनीतिक दल से संबंधित होते हैं। किस राजनीतिक दल से? जो रूलिंग पार्टी के होंगे या ऑपोजिशन के? रूलिंग पार्टी। उसके बारे में सीक्रेसी, गोपनीयता, सीक्रेसी गोपनीयता। तो संसदीय सरकार में जब भी मंत्री अपना पद संभालते हैं, पद संभालने से पहले वो क्या लेते हैं? शपथ लेते हैं, है ना। संविधान की रक्षा करने की शपथ लेते हैं और जो भी डिसीजन है, निर्णयों को सीक्रेट रखने की शपथ लेते हैं। ऐसा क्यों करते हैं? अगर मान लो कि कैबिनेट की बैठक में या पार्टी की बैठक में क्या हो रहा है, वो डिसीजन लिया जा रहा है और किसी मंत्री ने वो लीक कर दिया, ऑपोजिशन वालों को बता दिया, उसका फायदा होगा रूलिंग पार्टी को कि नुकसान होगा? आपका भेद आपकी फ्रेंड ने दूसरे को बता दिया, फिर नुकसान ही होगा ना। तो फिर ये क्या करते हैं, जो मंत्रिमंडल के सदस्य हैं वो शपथ लेते हैं कि क्या करेंगे, जो भी डिसीजन है उनको गुप्त करेंगे, सीक्रेट रखेंगे, जब तक कि लीडर का क्या नहीं आता, कमांड नहीं आती, निर्देश नहीं आता, तब तक वो उन निर्णयों को बाहर खुल करके नहीं रखते हैं। इसके बाद लीडरशिप ऑफ द प्राइम मिनिस्टर, प्रधानमंत्री का नेतृत्व। लीडरशिप ऑफ द प्राइम मिनिस्टर, लीडरशिप ऑफ द प्राइम मिनिस्टर, प्रधानमंत्री का नेतृत्व। संसदीय सरकार में जो मंत्रिमंडल है वो किसके नेतृत्व में काम करता है? प्रधानमंत्री। ज़्यादा बताने की जरूरत नहीं है। राइट ऑफ द प्राइम मिनिस्टर टू
get the lower house of the parliament dissolved. प्रधानमंत्री संसद के निम्न सदन को भंग कराने का अधिकार भी रखता है। Right of the prime minister get the lower house of the parliament dissolved. प्रधानमंत्री संसद के निम्न सदन को भंग भी करा सकता है। वैसे तो राष्ट्रपति कर सकते हैं, लेकिन जाहिर सी बात है राष्ट्रपति किसके निर्देशानुसार काम करेंगे? कैबिनेट का लीडर प्रधानमंत्री को लगे कि सिचुएशन उसके अकॉर्डिंग नहीं चल रही है ना, फिर से इलेक्शन करवाए जाए या विद्रोह की स्थिति पैदा हो गई, जैसे इमरजेंसी लगी थी 1975 में, तो उस टाइम क्या कर दिया गया था? भंग कर दिया गया था, है ना। तो राष्ट्रपति क्या कर सकते हैं? प्रधानमंत्री के निर्देशानुसार जो लोअर हाउस है उसको भंग करवा सकते हैं। मतलब ये सारे काम किसके लिए होते हैं? अपने हित को देखते हुए, जब लगे कि अपने हित में ऐसा करना ठीक है तो ऐसा किया जा सकता है। भंग राष्ट्रपति करते हैं, लेकिन किसके कहने पर? इनडायरेक्टली। पीछे कौन है? प्रधानमंत्री। अब लिखो इसके गुण। मेरिट्स ऑफ पार्लियामेंट्री गवर्नमेंट। मेरिट्स ऑफ पार्लियामेंट्री गवर्नमेंट। सबसे पहले है कार्यपालिका और विधानपालिका में सहयोग, कंप्लीट हार्मनी बिटवीन द एग्जीक्यूटिव एंड द लेजिस्लेचर। कार्यपालिका तथा विधानपालिका में सहयोग, कंप्लीट हार्मनी बिटवीन द एग्जीक्यूटिव एंड द लेजिस्लेचर। संसदीय सरकार में कार्यपालिका और विधानपालिका के बीच में सहयोग बना रहता है, मंत्री बिल पेश करते हैं, चर्चा होती है, उसके ऊपर मतदान होता है ना, और मेजॉरिटी हो तो वो पास भी हो जाते हैं। तो इस प्रकार देश को क्या होता है? अच्छे अच्छे कानून जो है वो देखने को मिलते हैं। उसके बाद को रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट, उत्तरदायी सरकार। तो अब आप बताओ कि जिन बातों का आपको उत्तर देना पड़े वो सही है कि गलत है? आपके पास नजर में तो गलत ही होगा, है जवाब देना पड़ेगा। लेकिन आप बताओ कि जैसे सरकार है रिस्पॉन्सिबल नहीं होगी, अपनी मर्जी चलाएगी, वो ज्यादा अच्छी है जो ऐसी सरकार जो अपनी मर्जी चला रही है, आपकी बात नहीं पूछ रही है ना, आपके हित में काम नहीं कर रही है, कोई जवाब नहीं दे रही है, उसका जो मन में आ रहा है वो कर रही है, सही गलत, वो ज्यादा अच्छी है? या वैसी सरकार अच्छी है जो अपने किए हुए जब वो कार्य करती है तो उसको उससे उसके कार्यों का क्या किया जा सकता है? जवाब भी मांगा जा सकता है। तो वो ठीक है? उत्तरदायी सरकार ठीक है कि अनुत्तरदायी? रिस्पॉन्सिबल। तो अच्छी बात है ना। उत्तरदायी तो हमने मीनिंग में पढ़ लिया कि संसदीय सरकार कैसी सरकार होती है? उत्तरदायी। मतलब हर एक कार्य का उसको उत्तर देना पड़ता है, जवाब देना पड़ता है। गवर्नमेंट कैन नॉट बिकम डिस्पोटिक। सरकार निरंकुश नहीं बन सकती। सरकार निरंकुश नहीं बन सकती। डिस्पोटिक। क्यों नहीं बन सकती? सबसे पहले तो जो विधानपालिका के प्रति उत्तरदायी होते हैं, और विधानपालिका के पास क्या है? हथियार है ना, उनको कंट्रोल में रखने का। कैसे हथियार है? निंदा प्रस्ताव है, अविश्वास प्रस्ताव है। अगर उन्होंने ज्यादा बनने की कोशिश की तो ये वैसे सिचुएशन में होगा जब सरकार के पास मेजॉरिटी नहीं है, अदरवाइज ऐसा होता नहीं है। लेकिन फिर भी नहीं है, डावाडोल वाली स्थिति है या पॉलिटिशियन गवर्नमेंट है, तो फिर ऐसा हो सकता है। तो और मेजॉरिटी वाली जो गवर्नमेंट है ना, उसके फायदे भी हैं, नुकसान भी हैं। फायदे कैसे हैं? आसानी से कानूनों का निर्माण हो जाता है, लेकिन नुकसान क्या है? वो निरंकुश बन सकती है। क्यों? क्योंकि उनको पता मेजॉरिटी है, हम जो मर्जी भी लेकर के आए वो पास होगा ही होगा। लेकिन यहाँ पर क्या है? सरकार निरंकुश नहीं बन सकती। क्या है? एक तो उनको अपने कार्य का जवाब देना पड़ता है, बार जनता के सामने जाना पड़ेगा एट द टाइम ऑफ इलेक्शन, और दूसरा संसद भी उनको क्या कर सकती है? उनसे उनके कार्यों का जवाब मांग सकती है। 5 साल ही बनेगी ना निरंकुश, अगर बनने की कोशिश भी करेगी 5 साल बाद तो जाना ही पड़ेगा ना जनता के द्वार, है ना। फिर है फ्लेक्सिबल गवर्नमेंट, परिवर्तनशील सरकार। तो इसको आसानी से बदला भी जा सकता है। जब आपको लगे कि प्रधानमंत्री जो है वो ठीक से काम नहीं करे तो प्रधानमंत्री को भी बदल सकती है पार्टी, लीडर को भी चेंज किया जा सकता है कि इसके नेतृत्व में काम ठीक नहीं हो रहा है, तो फिर क्या कर लिया? रूलिंग पार्टी ने अपना नेता ही चेंज कर लिया और प्राइम मिनिस्टर किसी और को बना लिया। तो आसानी से क्या हो सकता है?
चेंज इसमें हो सकता है। अच्छा, मंत्री ठीक से काम नहीं कर रहे हैं तो मंत्रियों को भी बदला जा सकता है कि ऐसा तो नहीं है कि एक बार का मंत्री 5 साल के लिए मंत्री रह गया, नहीं कर रहा है तो उनको विभागों को भी बदला जा सकता है या मंत्री को मंत्री पद से हटाया भी जा सकता है और उसकी जगह किसी और की नियुक्ति भी की जा सकती है। उसके बाद को गवर्नमेंट बाय एबल मैन, योग्य व्यक्तियों का शासन। गवर्नमेंट बाय एबल एबल मैन, योग्य व्यक्तियों का शासन। तो संसदीय शासन प्रणाली किसके नेतृत्व में काम करती है? फिर वही बात आगे बार कैबिनेट, और कैबिनेट का लीडर प्राइम मिनिस्टर। तो अब रूलिंग पार्टी किसी ऐसे वैसे अयोग्य व्यक्ति को, तो मूर्ख व्यक्ति को तो अपना नेता नहीं चुनेगी, है ना। किस व्यक्ति को चुनेगी? जिसमें कैपेबिलिटी है, योग्यता है, जो कर सकता है, इंटेलिजेंट है, उसी को क्या करेंगे? अपना नेता बनाएंगे। उसके नेतृत्व में फिर देश चलेगा तो कैसा चलेगा? अच्छा चलेगा, योग्य शासन होगा, है ना। उसके बाद देखो पॉलिटिकल एजुकेशन टू द पीपल, लोगों को राजनीतिक शिक्षा मिलती है। तो संसदीय सरकार में राजनीतिक दल होते हैं, है ना, और राजनीतिक दल जनता को, जनमत को अपने पक्ष में करने के लिए भरसक प्रयास करते रहते हैं, जनता के पास जाते रहते हैं। जो रूलिंग पार्टी के सदस्य होंगे, कार्यकर्ता होंगे उस पार्टी के, वो क्या करेंगे? अपनी सरकार की उपलब्धियों का गुणगान जनता के सामने करेंगे, और जो अपोजिशन पार्टी के लोग होंगे वो क्या करेंगे? सरकार की नीतियों की आलोचना जनता के सामने करेंगे। तो लोगों को क्या होता है? पीपल गेट पॉलिटिकल एजुकेशन, राजनीतिक शिक्षा मिलती रहती है, मतलब पॉलिटिकल सिस्टम के बारे में उनको पता चलता रहता है कि क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है, सही हो रहा है या गलत हो रहा है। फिर वो अपने हिसाब से अपना ओपिनियन बनाते हैं। जैसे मैंने आपको बात कह दी, है ना, सेम बात आपको किसी और ने भी कह दी, किसी और ने भी कह दी, फिर आपको क्या हो गया? 4-5 सोर्सेज से क्या हो गया? जानकारी मिल गई है। फिर आप अपना एक ओपिनियन बनाएंगे कि आप ओपिनियन मतलब आपकी अपनी राय बनेगी। तो लोगों के सामने भी क्या हो रहा है? भांति भांति के राजनीतिक दलों के लोग जा रहे हैं। बात जैसे मैं कह रही थी, रूलिंग पार्टी के लोग क्या करेंगे? जाहिर सी बात है, स्वाभाविक सी बात है, वो गुणगान ही करेंगे, वो प्रशंसा ही करेंगे सरकार की। अपोजिशन पार्टी के लोग क्या करेंगे? क्रिटिसाइज ही करेंगे। तो वो तो जनता का ओपिनियन खुद बनेगा ना कि हाँ सही क्या है और गलत क्या है। वो सही भी बन सकता है, गलत भी बन सकता है। फिर है हेड ऑफ द स्टेट गिव्स इम्पार्शियल एडवाइस, राज्य का अध्यक्ष निष्पक्ष सलाह देता है। हेड ऑफ द स्टेट गिव्स इम्पार्शियल एडवाइस। राज्य का अध्यक्ष कौन हुआ? राष्ट्रपति। राष्ट्रपति। ऐसा नहीं है कि राष्ट्रपति की नहीं सुनते हैं, अच्छी सलाह जिससे भी मिले क्या ले लेनी चाहिए। तो वैसे प्रधानमंत्री भी वैसे ही करते हैं कि ऐसा नहीं कि अपनी ही चलानी है लगे। ऐसा बहुत बार हुआ है, ऐसा एग्जाम्पल अगर आप इंडियन हिस्ट्री में देखेंगे तो कई बिलों को तो राष्ट्रपति ने क्या कर दिया है? डिक्लाइन भी कर दिया है या वापस भी भेज दिया हुआ है कि इन पर पुनर्विचार करो, ठीक है। या प्रधानमंत्री के बिना कहते हुए भी सरकार को अपने आप से, राष्ट्रपति को लगे कि नहीं कर रही है तो अपने आप से भी क्या कर सकते हैं? भंग कर सकते हैं। तो मतलब राज्य का, और जो दूसरी बात है, राष्ट्रपति जब राष्ट्रपति का पद भार ग्रहण करते हैं तो फिर वो किसी पार्टी से संबंध नहीं रखते हैं। मतलब किसी पहले तो होते ही हैं, है ना, लेकिन जब वो राष्ट्रपति पद पर विद्यमान हो गए तो फिर वो किसी पार्टी के सदस्य नहीं होते। तो जो भी सलाह देते हैं वो देश हित के लिए ही होते हैं। प्रोविजन फॉर अल्टरनेटिव गवर्नमेंट, वैकल्पिक शासन की व्यवस्था। और लास्ट में इनको मोनार्की चेंज्ड इनटू डेमोक्रेसी, राजतंत्र का प्रजातंत्र में बदलना। मोनार्की चेंज्ड इनटू डेमोक्रेसी, राजतंत्र का प्रजातंत्र में बदलना। और प्रोविजन फॉर अल्टरनेटिव गवर्नमेंट, वैकल्पिक शासन की व्यवस्था। तो ये अल्टरनेटिव गवर्नमेंट तब बनती है जब मंत्रिमंडल के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव पारित हो जाता है और मंत्रिमंडल को त्याग पत्र देना है। सपोज कि मंत्रिमंडल के खिलाफ क्या हो गया? नो कॉन्फिडेंस मोशन पास हो गया, मंत्रिमंडल ने इस्तीफा दे दिया। लेकिन देश को तो चाहिए ना नेतृत्व। अगर देश में कोई सरकार ही नहीं होगी तो फिर क्या हो जाएगा? बाहरी तत्व आकर के क्या कर लेंगे? फायदा उठा लेंगे। तो लेकिन हमारे पास क्या होता है? एक विरोधी पार्टी भी तो होती है, विरोधी पार्टी के भी कुछ लोग होते हैं, डेलीगेट लोग होते हैं, तो वो क्या कर सकते हैं? एकदम से बागडोर को संभाल सकते हैं। ऐसा इंडिया में तो नहीं हुआ है, लेकिन इंग्लैंड में ऐसे एग्जाम्पल देखने को मिलते हैं। इंग्लैंड में भी संसदीय शासन प्रणाली है। तो आपने सिर्फ इंडिया की स्टडी नहीं करनी है, जहाँ जहाँ जिन देशों में पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है उन सभी की आपने स्टडी करनी है। और लास्ट में राजतंत्र को प्रजातंत्र में बदलना। तो ये कहाँ हुआ है?
राजा है ना, और फिर राजा का एक बदलाव भी चला हुआ है। लेकिन एक्चुअली में वहाँ पर भी क्या है, रियल एग्जीक्यूटिव प्रधानमंत्री और उसका मंत्रिमंडल है तो है राजा, लेकिन इनडायरेक्ट देखा जाए वास्तविक तौर पर शक्ति का प्रयोग कौन कर रहा है, प्रधानमंत्री। तो राजा की स्थिति राष्ट्रपति की तरह है कि वो है या ना है एक बराबर है। लेकिन अगर ये नहीं राजतंत्र ही होता फुल फॉर्म में, तो सिर्फ इसी की चलती है, मतलब राजा की ही चलती है, तो वहाँ पे राजा की इतनी नहीं चलती है जितने की रियल एग्जीक्यूटिव की चलती है। तो मतलब राजतंत्र अब प्रजातंत्र में वहाँ पर बदल गया। ठीक है, बाकी